अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न असेसमेंट और अपील को उसकी जो प्रैक्टिस है, उसके जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ इससे पहले हम उसकी पहले समरी को देखेंगे। जब समरी को हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कस उन चीज़ों को करेंगे। आपके जो माइक्स हैं वो अनम्यूट हैं। यू कैन आस्क योर रेलेवेंट क्वेश्चन एट एनी टाइम टू मेक द क्लास वेरी इंटरेक्टिव। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड यू एज वेल, एंड योर इंटरेक्शन थ्रू आउट द लेक्चर वुड बी वेरी अप्रिशिएबल। जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो है वो समरी जो है इसकी मैंने जो आपको दी हुई थी वो शेयर करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की कि रिटर्न कौन फाइल करेगा। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज उसने एग्जामिनर ने पूछे हैं इसके अंदर। तो दूसरा इसके अंदर ये है कि अगर उस शख्स को रिटर्न नहीं फाइल करनी और उसने नहीं फाइल की तो दैट्स फाइन, कोई उसको नुकसान नहीं होगा, फिर उसके लिए कोई नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको किसी शख्स को नोटिस आया जिसको रिटर्न फाइल ही नहीं करनी थी, तो आपको जजमेंट लेनी होगी इसके अंदर कि क्या उसको रिटर्न फाइल करनी थी, करनी चाहिए या नहीं। और अगर उसको रिटर्न नहीं फाइल करनी चाहिए तो आप कहेंगे एग्जामिनर को कि ये नोटिस इनवैलिड है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर उसको रिटर्न फाइल करनी थी, यस, और उसने रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और उसने रिटर्न फाइल कर दी है, तो फिर रिटर्न फाइल करने के बाद इस दुनिया में आने के बाद उसको क्या क्या मसाइल झेलने पड़ेंगे। इसमें एक चीज देखें, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है कि उसको फिर कब रिटर्न फाइल करनी है। अगर उसे रिटर्न फाइल करनी है तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल और तमाम कंपनीज के लिए 30 सितंबर जो है ये उसने 12 क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। लेकिन वो कंपनी जो मैंने आपको कहा था, जे जे कंपनीज हैं, उनके लिए जो डेट होगी वो 31 दिसंबर होगी। यानी वो कंपनी जो 31 दिसंबर, सॉरी, जो जनवरी से उनका ईयर एंड जून तक हो रहा है, उनके लिए डेट जो होगी वो 31 दिसंबर होगी। बाकी तमाम पर्सनस के लिए 30 सितंबर है। अगर उसको रिटर्न फाइल करनी थी, उसने फाइल कर दी है, तो फिर देखा जाएगा क्या रिटर्न कंप्लीट है। तो इस कंप्लीट रिटर्न के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय कंप्लीट रिटर्न। कंप्लीट रिटर्न किसको कहते हैं, ये इसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। वो रिटर्न जिसके ऊपर साइन किए हुए हों, वो उस प्रिस्क्राइब फॉर्म के ऊपर हो, विद इन ड्यू डेट हो, तमाम डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो वहां पर अटैच कर दिए गए हों, तो उसको हम कंप्लीट रिटर्न कहेंगे। तो इसके ऊपर भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद अगर रिटर्न कंप्लीट है, यस, तो इसको नॉर्मल असेसमेंट या डीम्ड असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट समझा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसके लिए लफ्ज उसने नॉर्मल असेसमेंट का पूछा हुआ है कि अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट है तो उसको नॉर्मल असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट समझा जाएगा। अगर कोई रिटर्न कंप्लीट है तो क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। बारहा आपको इसके ऊपर स्टेटस मिलेगा। रिटर्न जो है वो कब तक रिवाइज की जा सकती है, कैसे रिवाइज की जा सकती है, उसकी कंडीशंस क्या है। राइट, उसकी 4 कंडीशंस हैं रिटर्न को रिवाइज करने की। नंबर 1 कि आप उसके साथ अपनी जस्टिफिकेशन देंगे, कमिश्नर की अप्रूवल आप लगाएंगे, आप उसके अंदर कमिश्नर की अप्रूवल लगाएंगे। इसके साथ आप जो है वो उसकी उसमें टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जो आप शो कर रहे हैं या लॉस को कम करने जा रहे हैं।
ठीक है। तो फिर इसमें यह था कि कब कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए। राइट। उसका एक तरीका था कि अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दें, या ये वाला, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दें फिर भी आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, और फिर कोई आपको कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टाइम 60 डेज गुजर गया और आपने कमिश्नर को अप्लाई किया लेकिन कमिश्नर ने उसकी आपको कोई यस नो नहीं किया, फिर भी आपको राइट मिल जाएगा, या अपनी इनकम को आप बढ़ाना चाहते हैं, इन सूरतों में आपको कमिश्नर इनलैंड की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप रिटर्न को कब रिवाइज करें तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं पेनल्टी के अंदर, यानी रिटर्न रिवाइज करने के बेनिफिट्स क्या है। तो इसकी इनकम टैक्स के अंदर स्टेजेस जो हैं, वो पहली स्टेज तो ये है, खुद रिवाइज कर दें तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऑडिट के दौरान करेंगे तो 25% आपको पेनल्टी पड़ जाएगी, और अगर आप शो कॉज नोटिस के बाद करेंगे तो 50% पेनल्टी पड़ जाएगी, और अगर उन्होंने आपकी अमेंडमेंट कर दी जाके तो फिर आपको पेनल्टी 100% पड़ जाएगी। ठीक है जी। तो ये स्टेज थी। क्या आपकी जो कंप्लीट रिटर्न है उसको फिर भी चेक किया जा सकता है? द आंसर इज यस। आपको जो है वो ऑडिट किया जा सकता है। आपकी जो है उसका ऑडिट किया जा सकता है। ऑडिट कौन कर सकता है? इसके अंदर आपको याद होगा ऑडिट का एक तो आपको टाइम पता होना चाहिए, कितनी देर के अंदर ऑडिट किया जा सकता है। 6 ईयर्स के अंदर ऑडिट आपका किया जा सकता है। फिर आपको याद है कि इसके अंदर हमने पढ़ा था, ओहो सारा कुछ ही आ गया, कि ये ऑडिट जो है ये कमिश्नर खुद भी कर सकता है, एफबीआर से भी करवा सकता है। ये कमिश्नर ऑडिट खुद भी कर सकता है, और एफबीआर और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करवाया जा सकता है। दो इसके वेन्यू और थे जो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको नजर नहीं आ रहे। कमिश्नर भी कर सकता है और एफबीआर भी ऑडिट कर सकता है। अच्छा, दूसरा इसका तरीकेकार ये है कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से भी आपको ऑडिट करवाया जाए, या स्पेशल ऑडिट पैनल भी बनाया जा सकता है। ये भी इसमें चीजें थी। तो चार तरीकों से ऑडिट किया जा सकता है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। अच्छा जी। इसके बाद ये देख लीजिएगा, आपकी जो अमेंडमेंट है और फर्दर अमेंडमेंट, इसमें दो चीजें, ये भी बड़ा कॉमन, ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बारहा पूछा गया है कि अमेंडमेंट कब तक की जा सकती है और फर्दर अमेंडमेंट कब तक की जा सकती है। तो अमेंडमेंट जो है वो आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद, जिस साल यानी आपने रिटर्न फाइल की थी उसके आगे 5 सालों तक आपकी अमेंडमेंट की जा सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर आप जो है वो अगर 25 में है तो 26 को निकाल दें, तो यहाँ उसके बाद साल शुरू कर दें, तो 27, 28, 29, 30, और 30 जून 31 तक आपकी अमेंडमेंट की जा सकती है। अमेंडमेंट में टैक्स को हमेशा बढ़ाया जा सकता है। इसकी क्या वजह है? अमेंडमेंट की रीजन आपको पता होनी चाहिए, और करता कौन है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो करता है। उसके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर ये भी हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। तो ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर केस स्टडीज एग्जामिनर अक्सर बना के देता है, जी बताएं क्या इसको नोटिस जो दिया गया है अमेंडमेंट का वो ठीक है या नहीं है। और उसके बाद अगर वो पार्टी चाहे, टैक्स पेयर चाहे, तो वो एग्रीड असेसमेंट के अंदर जा सकता है। एआईओसी मैंने आपको बताया था कि वो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी के अंदर जाके वो अपना केस पुट अप कर सकता है कि जी मैं कमिश्नर को नहीं मिलना चाहता, मुझे इस कमेटी के सामने पेश कर दिया जाए। इस कमेटी की कॉन्फ़िगरेशन जो है
वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ये कैसे बनती है, फैसला कैसे करती है। और अगर यहाँ से वो बंदा खुश ना हो तो फिर उसके साथ क्या होगा। ठीक है, क्या वो दोबारा अमेंडमेंट में आ जाएगा या नहीं आएगा। अमेंडमेंट में पर्सन अगर सेटिस्फाइड है तो वो टैक्स जमा करवा देगा, और या वो टैक्स पे कर दे तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या कर सकता है, वो अपील में जा सकता है। उसमें पहली कमिश्नर की अपील है। राइट, ये एरिया आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें इस साल चेंजेस आई हैं। वो कमिश्नर अपील के पास जा सकता है। अपैलेट अगर यहाँ से मुतमिन नहीं तो अपैलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए, यानी कानून की कोई इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ दो स्टेजेस आपको मिलेगी, पहले एक रेफरेंस एप्लीकेशन दी जाएगी, फिर उसके बाद अपील सुनी जाएगी। इसके पैरेलल एडीआर है, जिसको एडीआरसी भी कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है, यहाँ सी लिख लीजिएगा। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भी आप जा सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा टीडियस काम है, इसके अंदर चीज़ों को याद करना पड़ता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की, अब ऊपर आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। आपको कमिश्नर नोटिस भेज सकता है कि रिटर्न फाइल करें। इसका कितनी देर के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि नोटिस कब तक आ सकता है। ये हमने पढ़ा था कि पिछले 5 सालों तक का आपको नोटिस आ सकता है, 5 ईयर्स का। और अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की तो पिछले 10 सालों का आपको नोटिस किया जा सकता है। और अगर आपने नोटिस का कंप्लाई कर दिया तो यस, तो फिर आप इसी सिचुएशन में दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद है जी, अगर नोटिस आपको कमिश्नर ने दे दिया और आपने उसको कंप्लाई नहीं किया तो फिर क्या होगा। अगर आपको कमिश्नर ने नोटिस दे दिया और आपने कंप्लाई नहीं किया तो फिर क्या होगा, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किन तरीकों में की जा सकती है आपको इसका पता होना चाहिए। पहली चीज तो आपको ये है कि रिटर्न फाइल नहीं की, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की, और कोई चीजें आपसे मांगी जा रही हैं वो नहीं दे रहे। ये कब तक की जा सकती है, ये भी उसी तरह नोटिस की तरह है कि पिछले 5 सालों तक की जा सकती है आपकी। और अगर आपने पिछले 5 सालों में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर 10 सालों तक भेजी जा सकती है। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा अपील में जा सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह रिटर्न अगर कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपकी जो है वो रिटर्न कंप्लीट नहीं है फिर भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और असेसमेंट्स आपको पढ़ाई गई थी, रिवीजन बाय द कमिश्नर। अगर आप जो है वो टैक्स को कम करना चाहते हैं तो फिर उसके अंदर क्या है, एक मिनट मैं यहाँ से पेन ले लूं। तो रिवीजन के अंदर टैक्स को कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। रिवीजन बाय द चीफ कमिश्नर, इसका ताल्लुक सर्टिफिकेट के साथ था कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप चीफ कमिश्नर के पास जा सकते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट जो है ये इम्पाउंडेड, इसका ताल्लुक था कि अगर कोई एसेट कमिश्नर ने पकड़ लिया है, किसी कोर्ट ने, नैब ने या किसी ने और ने पकड़ लिया है तो आप उसकी वक्ती तौर पर असेसमेंट कर देंगे। राइट। तो इसके बाद एक और था कि अगर आपने कारोबार बंद कर दिया है तो फिर आपको नोटिस जो है डिसकंटिन्यूड का 12 साल उसके कम भी किया जा सकता है। अ, तो ये सवाल भी पेपर में आ चुका हुआ है कि किन हालात में रिटर्न 12 माह से पहले ही आपसे फाइल करवाई जाएगी। तो ये था आपके सामने, यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें, फिर हम पेपर्स की तरफ चलते हैं। जी, वेटिंग योर रिप्लाई।
आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर्ड है? चलें जी। आपका यानी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। माशाल्लाह, अगर तो क्लियर है तो फिर कमाल हो गया। उसकी वजह ये है कि बड़ा टेक्निकल एरिया है ये। लें जी, अब हम पास पेपर के ऊपर चलते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं। वो जरा साइड पे कर दूं। जी। क्वेश्चन नंबर है जी, मार्च 2023 में टेस्ट हुआ आई कैप में, कैफ के टू के अंदर। उसने कहा जी, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम बाय द टैक्स पेयर। 4 नंबर की है, बिल्कुल स्टेट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा जी सिर्फ प्रोविजन लिखें, तो आप सिर्फ ये बता देंगे कि जनाब इन इन हालात के अंदर रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है और ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। और वो बेशक आप इसमें वो भी 3 लाइनें लिख सकते हैं कि अगर रिटर्न जो है वो वॉलंटरली रिवाइज कर दी जाए तो कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, और अगर ऑडिट के दौरान कर दी जाए तो 25% पेनल्टी पड़ेगी, 75%। और अगर नोटिस, शो कॉज नोटिस मिल जाए तो फिर 50%। इंशाल्लाह 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे आता है जी, क्वेश्चन है जी, मार्च 2023 में टेस्ट हुआ। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडवाइस अश्योरेंस एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर, केसेस एलिजिबल फॉर सेटलमेंट थ्रू एडीआर मैकेनिज्म। ये पूछ रहा है जी, कौन से केसेस हैं जो एडीआर के थ्रू एलिजिबल होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एडीआर कमेटी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें कौन कौन लोग होते हैं, किसको बिठाया जाता है। आगे देखते हैं, अश्योरेंस एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म हैज फाइल्ड एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। अश्योरेंस एंड कंपनी ने, पार्टनरशिप फर्म है, उसने अपील की है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को, which is pending. Recently, the firm has appointed a new tax advisor who proposed seeking relief through ADR mechanism provided by the income tax ordinance। कहता है जी उसके थ्रू जो है वो की जा सकती है। तो एलिजिबल क्या है इसमें, अग्रीव्ड था। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि कोई बंदा किसी से एग्रीव्ड है, उसको रिलीफ नहीं मिल रही, ये उसके एलिजिबल होते हैं केसेस। दूसरा, वो केस पेंडिंग हो, किसी जगह पर वो केस क्या है, पेंडिंग है, किसी अपील के अंदर है, तो उसको भी किया जा सकता है। राइट। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो मैं आपको इसका दिखाऊं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। ये इसका आंसर है, एन एग्रीव्ड पर्सन इन कनेक्शन विद एनी डिस्प्यूट परटेनिंग टू। यहाँ लाइबिलिटी जो है वो कम से कम उसकी 50 मिलियन या उससे ज्यादा होनी चाहिए, पहली चीज। एडमिजिबिलिटी ऑफ रिफंड, या वो रिफंड के ऊपर बात करना चाह रहा है, या वो डिफॉल्ट और वेवर को वेव ऑफ करवाना चाह रहा है, या इसके अलावा कोई और रिलीफ वो चाहता है। कहाँ नहीं जा सकता, एक्सेप्ट वेयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, उस वक्त ये एडीआर में नहीं जा सकता। तो ये हमारे पहले जो सवाल था उसका ये जवाब है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली आप बाज़ औक़ात एग्जाम में सारी लाइनें भूल जाती हैं, आपको 3 याद रह जाए, 3 4 याद रह जाए, 2 याद रह जाए, लिखनी जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये मिलियन अमाउंट भूल गई है एग्जाम के अंदर, ठीक है, लाइबिलिटी, तो इसको आखिर में फिर लिखें, इस लाइन को आखिर में लिखें, और आपको याद है कि यार कुछ अमाउंट थी, वो 50 थी, 20 थी। ठीक है। तो आप उसमें फिर ये लिख सकते हैं, द टैक्स लाइबिलिटी शुड बी एक्सीड्स एज पर द लॉ, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ लिखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला चल जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके कंपोजिशन क्या है जी, ये उसकी कमेटी की कंपोजिशन है। रिटायर्ड जज होना चाहिए उसके अंदर, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। चीफ कमिश्नर खुद उसमें बैठेगा, ठीक है, या एक पर्सन को नॉमिनेट टैक्स पेयर भी करेगा। तो आप इसमें देख लें,
कि चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू प्लस एक रिटायर्ड जज होगा और एक टैक्स पेयर जो है उसका बंदा, तीन लोग मिलके इसका फैसला करेंगे, इस कंपोजिशन में होंगे। अच्छा, अब देखें कि हो सकता है कि ये वाली चीज आपको पेपर में भूल जाए, ये भी हो सकता है कि ये कौन कौन लोग हैं, तो इतनी बात भी लिख देंगे तो गुजारा हो जाता है। अ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द टैक्स पेयर फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय द एफपीआर, इतनी बात लिख के बंद कर दें अगर आपको लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन है तो पेपर को मैनेज कैसे करना होता है, सही है ना। तो हमें पेपर को लेके इस तरह से चलना होता है ताकि हम मैक्सिमम चीजें उसको बता सकें। एग्जामिनर को पता होता है कि यार ये बच्चे जो हैं उनके पास चार चार पेपर, तीन तीन पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं, वो खुद भी इस प्रोसेस से गुजरा होता है, तो उसको देख लेता है चीज को, उसको कंट्रोल कर लेता है वो। जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे कहता है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। नहीं बेटा, इसके अंदर थ्योरी का नहीं है, आगे जाके अभी तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आगे नोटिस आएगा तो फिर मसला बनेगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये हम खुद ही कर लेंगे, ये खुद नहीं करने वाले ना, अभी तो सीधे सीधी चीजें आ रही हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एडवाइज द requirement of filing of return of income and tax treatment of the above to Kulsum. Calculation of taxable income is not. Advise the requirement of filing of return of income and tax treatment of the above। कहते हैं कलसूम को ये आप एडवाइस करें, रिवाइज ना करें इसको। कहते हैं जी, ऑन 1 जुलाई X2 कलसूम, ये मार्च 2023 का क्वेश्चन है। कलसूम अ विडो established an online garment retail business and employs various commercial e-commerce platform to make a diverse range of garments to customers throughout Pakistan. She operates business from her residential house. एक widow है। During the year, the sales from online business were 6 million and total expenditures, including her personal expenditures, were this. At the year end, her sole asset consisted of 1300 cc पर्सनल कार एंड 8 लाख एज कैश ऑन हैंड। ये है जी उसकी, वो कहता है जी उसकी रिक्वायरमेंट बताएं। एडवाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव। दो बातें इसमें पूछी गई हैं। कोई बच्चा माइक ऑन करके इसका जवाब बता सकता है कि उसने कहा जी उसको एडवाइस करें उसकी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स ट्रीटमेंट, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न प्लस उसका टैक्स ट्रीटमेंट, दो चीजें पूछ रहा है जी, बताएं। सर ये ओपन आमिर, हैंड क्वेश्चन, ये आ ये ओपन जाएगा हैंड क्वेश्चन है। जी। सर इसमें जो बिजनेस में हमारे पास है इनकम है, वो है 6 मिलियन की। तो उसमें जो लिमिट होती है वो अगर 6 लाख से ऊपर उसकी इनकम होती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स लगता। लेकिन वहाँ पे जो तुमने एक्सपेंस बताया हुआ है वो 5.8 मिलियन है, मतलब जिससे और 2 लाख है। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि इसमें पर्सनल एक्सपेंस भी है हमारा। तो अगर हम ये assumption लेंगे कि ओपन हैंड है, कि अगर उसका बिजनेस इनकम विदाउट द पर्सनल एक्सपेंस 6 लाख से एक्सीड कर रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और अगर नहीं कर रहा तो फिर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। शिराज, शिराज बात कर रहे हो ना। यस सर। वेरी गुड बेटा, इसमें जजमेंट रिक्वायर थी। अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इसकी टैक्सेबल इनकम बना देंगे तो वो आ जाती है 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया तो एग्जेम्प्ट है, उस पर तो रिटर्न नहीं बनती। कैश की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। गाड़ी का विडो के साथ उसका भी नहीं है, विडो के लिए घर और गाड़ी का क्राइटेरिया रिटर्न का नहीं है। तो इसका पहला जवाब ये होगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न की आप हेडिंग देंगे, राइट। अ विडो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न
राइट, इफ ही हैज नो टैक्सेबल इनकम, पहली बात तो ये है। एंड द हैविंग कार एंड कैश इज नॉट एप्लीकेबल टू द विडो, विडो के ऊपर ये वाला क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल नहीं है। पहले आप ये बात बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि एज द टोटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंडिचर्स एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द बिजनेस इनकम, वो बिजनेस इनकम में से माइनस नहीं हो सकते। इफ द इफ वी डिडक्ट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर from the sale and the income is rupees 6 million, above 600,000, then she is required to file the tax return. However, is if her total expenditures excluding personal expenditure are equal to or below 600,000, then she is not required to file tax return. फिर आप ये पहली बात उसको बता देंगे कि उसको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। फिर आप उसका टैक्स ट्रीटमेंट बताएंगे। द बिजनेस इनकम, द से द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ऑनलाइन बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस हेड ऑफ इनकम एंड नॉर्मल टैक्सेस एज अ नॉन सैलरीड पर्सन आर अप्लाइड। तो आपने इसका भी जवाब दे दिया और इसका भी जवाब दे दिया। ये था इसका असल में जवाब। तो देखिए ना, यहाँ पर जजमेंट रिक्वायर्ड थी। अगर कोई बच्चा यहाँ यस नो करके आ जाएगा, इसको रिटर्न नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, ही शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, तो उसको एक भी नंबर नहीं देगा वो, क्योंकि यहाँ पर उसने एडवाइस मांगी है और यहाँ पर अमाउंट के अंदर उसने, इसको बोलते हैं जैसे शिराज ने कहा ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड, फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, यानी आधी बात कर रहा है, हाफ इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो ऐसी चीज को इफ एंड बट के साथ किया जाता है, इफ एंड बट्स के साथ सवाल को हल किया जाता है, फिर नंबर मिलते हैं। ये जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर भूल जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जी सितंबर 2022 का। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स लिस्ट the additional records which are required to be kept by sole proprietor whose business income exceed 500,000 as compared to a sole proprietor whose business income is up to 500,000। इसको देखते हैं। ये मुझे अब इसका याद नहीं है कि इसका 5 लाख का और इसका क्या है, शायद किताब में भी नहीं है। 59 था, ये है जी। अच्छा, ये चीजें जो है ना असल में आपके चैप्टर में नहीं थी, तो खालिद साहब ने इसको चैप्टर की बजाय इधर भी डाल दिया, नहीं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। फॉलोइंग एडिशनल records आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय सोल प्रोप्राइटर whose बिजनेस इनकम एक्सीड 500,000। हालांकि 5 लाख से ज्यादा रिटर्न उसने तो फाइल तभी करनी है जब वो टैक्सेबल इनकम में पहुंच जाएगा, लेकिन लॉ में मेरा ख्याल है ये रूल्स में कहीं लिखा हुआ है ये बात। इन केस ऑफ अ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड commission agent where a single transaction exceed 10,000, the name and address of the customer। ठीक है, इसके ऊपर काफी फटा हुआ था। इन्होंने कहा जी अपने आप अपने जो कस्टमर हैं, अगर 10,000 से ज्यादा हैं तो उनका आप क्या करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, लेकिन लोग कर नहीं रहे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो चुका हुआ है। कैश बुक आप करेंगे, बैंक बुक आप करेंगे, जनरल लेजर, एनुअल समरी ऑफ रिसीट, पेमेंट वगैरह करेंगे। ठीक है, ये देखें ना, ये फिर वही बात जो है ना वो आ रही है। वेयर द टैक्स पेड डीज इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी आप जो है ना चीजों को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ले जी, ये आया जी अब सवाल जो आपका, जिसमें आपकी जजमेंट रिक्वायर्ड है। देखिएगा, इसकी आप अगर देखें मार्च 2022 का, तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, रिक्वायरमेंट 1 है और रिक्वायरमेंट 2 है। और रियासत लिमिटेड है इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई द ड्यू डेट्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट रिलेटेड टू।
नॉर्मल टैक्स ईयर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2022, फर्स्ट स्पेशल टैक्स ईयर, ये उसने बात की है जी। इसकी ड्यू डेट जो है ना, आप वो बताएं। तो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉर द ईयर एंडेड, इसकी तो हम डेट बता सकते हैं बगैर देखे भी, कि अगर ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा तो ये इसकी रिटर्न कब फाइल होगी, नॉर्मल असेसमेंट इसकी कब हो जाएगी, 30 जून 2023 तक। तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी 120 सेक्शन 120 के अंदर इसकी नॉर्मल असेसमेंट हो चुकी हुई है। तो इसके आगे हमने कब तक जाना है अमेंडमेंट के लिए, 5 साल। तो आपके 5 साल कब होंगे, 24, 25, 26, 27 और 28। तो इसकी डेट बन जाएगी 30 जून 2028 तक उसकी अमेंडमेंट हो सकती है। कहता है अगर ये स्पेशल टैक्स ईयर ले ले तो फिर ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या है। तो इसका तो रिप्लाई हमें मिल गया। रियासत, दोबारा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। रियासत इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। RL इज कंसिडरिंग टू change its tax year from the normal to special tax year ending 31st of December। वो उसका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 वो चाह रहे हैं कि अपना वो टैक्स ईयर जो है वो कहाँ से लें, 31 दिसंबर तक का ले लें, यानी कैलेंडर ईयर में जाना चाहते हैं। ठीक है। आइडेंटिफाई द ड्यू लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये तो उसने उसकी रिटर्न की डेट का कहा है। तो पहले जरा इसको देखें कि इसका अगर स्पेशल टैक्स ईयर ये लेता है तो ये कहाँ से जाएगा। ये जाएगा 31 दिसंबर तक, तो फिर इसका ये पीरियड ट्रांजिशनल हो जाएगा ना, 31/12/2022 तक। तो इसका जो ये इसका ट्रांजिशनल हो जाएगा। पहला इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ तक होगा, 30 जून 2022 तक। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये इसका ट्रांजिशनल हो जाएगा। और स्पेशल इसका स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। ये इसका आइंदा होगा। ये बात सबको समझ आई कि उसने चैप्टर नंबर 1 आपका सेक्शन 74 को इसके साथ मिक्स किया, इकट्ठा कर दिया हुआ है। जी। जी बेटा। शिराज, आमिर, यस सर, समझ समझ आ गई सर। समझ आ गई है ना, कि यानी इस डेट को वो चाह रहा है, यानी इसका इस डेट को अगर चाह रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम, तो इसका मतलब वो नॉर्मल में चल रहा था। तो पिछला उसका नॉर्मल जो है वो 30 जून को क्लोज हो चुका हुआ है। ठीक है ना। तो अब उसका ये जो पीरियड है, जब तक अगले टैक्स ईयर तक स्पेशल तक नहीं जाएगा तो दरमियान वाला पीरियड क्या बन जाएगा, ट्रांजिशनल बन जाएगा। और फिर ये स्पेशल होगा। और ये हमें यहाँ से पता चल गया फर्स्ट स्पेशल ईयर की अमेंडमेंट कब तक हो सकती है। अगर मैं इसी को देखूं, तो अगर उसका फर्स्ट जो है वो है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक है, तो ये रिटर्न कब फाइल करेगा। रियासत लिमिटेड है ना, तो वो कंपनीज जिनका ईयर एंड, ध्यान से देखिएगा, वो कंपनीज जिनका ईयर एंड जनवरी से लेके कहाँ तक होता है, जून तक, उनकी डेट क्या होती है, 31 दिसंबर, जनवरी से जून तक। तो ये जनवरी से, ये तो हो रहा है जुलाई से, सॉरी, ये तो उसमें पीरियड में फॉल नहीं कर रहा ना, तो इसकी डेट क्या होगी, लास्ट डेट होगी 30 सितंबर 2000। आमिर सो तो नहीं गए हो। आमिर कह रहा था सर ये तो कर लेंगे हम। सर 30 सितंबर 2024 नहीं होगी अगर फर्स्ट स्पेशल टैक्स ईयर होगा? नहीं, 31, हाँ 24 होगी। अगले साल जो है ना 24 बन जाएगी। इस डेट को ये फाइल करेगा रिटर्न। सर, और स्पेशल स्पेशल टैक्स ईयर में आपने लिखा है फर्स्ट मंथ सेवन्थ, फर्स्ट डेट 7 मंथ है। वो फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डेट नहीं होगी सही यहाँ लिखा पे? था, गलत हो गया ना। अच्छा, आज लगता ठीक नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2023 से ये होगा। ठीक है ना, 31 दिसंबर तक ये इसका क्लोज होगा।
इसकी डेट जो होगी वो 30 सितंबर 2024 होगी ना, लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। अब ये जो 30 सितंबर 2024 है, इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? इसका फाइनेंशियल ईयर बनता है 30 जून 2025 वाला। इससे आगे हमने 5 साल जाना है, तो इससे आगे 5 साल चलेंगे तो आ जाएगा 26 27 28 29 30। 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए लास्ट डेट बनेगी 30 जून 2025। नंबर बहुत कम है, काम उसने ठीक ठाक करवाया है। अगर किसी को इस बात की समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। ये बात आपको अमेंडमेंट की, उसने असल में आपसे रिटर्न की डेट भी मांग ली और उसकी भी मांग ली है। मैं आपको दोबारा जरा इसको समझाता हूँ कि उसने क्या क्या आपसे मांगा है। ये देखें, उसने 3 चीजों की जो है वो आपसे मांगा। उसने कहा कि अभी वो चल रहा था 1 जुलाई 2022 था ना, 21 था। इससे 30 जून 2022 तक था। 1 जुलाई को उन्होंने सोचा, 1 जुलाई को कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम स्पेशल टैक्स ईयर में चले जाएं। और वो स्पेशल टैक्स ईयर कहाँ से कहाँ तक का था? वो स्पेशल टैक्स ईयर उनका बनता है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक। इसके अंदर ये ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो जनरेट हो गया। वो आ गया जी आपका 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। एम आई राइट? तो ये उसका नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये उसका ट्रांजिशनल था, और ये उसका स्पेशल टैक्स ईयर था। पहला सवाल जो उसने पूछा हुआ है वो उसने तो रिटर्न के ऊपर बात की है। फाइल आइडेंटिफाई द ड्यू लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए और इसके लिए कहता, तीनों की फाइलिंग, रिटर्न ऑफ फाइलिंग वो बताएं। तो पहली बात ये है कि जो कंपनी 30 जून को क्लोज होती है, जनवरी से लेके जून तक, उसका टैक्स की उसकी डेट क्या बनती है? 31 दिसंबर। तो इस नॉर्मल के लिए 31 दिसंबर 2022 उसकी ये ड्यू डेट बनेगी, नॉर्मल के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो कंपनी है उसका जो ईयर एंड है वो अगले 6 माह में हो रहा है ना। देखिए, अगर आप साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो अगर उसका जुलाई से जुलाई से लेके और उसका 31 दिसंबर तक हो रहा है, तो उसके लिए डेट क्या होगी? सितंबर होगी। और अगर उसका ईयर जो है वो जनवरी से लेके जून तक हो रहा है, उसके लिए क्या डेट होगी? दिसंबर होगी ना। इसको आप ए पार्ट कर लें, ए टाइप कंपनी, और इसको बी टाइप कंपनी कर लें। अब यहाँ पर जो है ये कहाँ फॉल कर रही है? दूसरे ए पार्ट के अंदर ये फॉल कर रही है ना, ये वाली। तो इसकी डेट क्या होगी? सितंबर। इसके बाद सितंबर कब आ रही है? 30 सितंबर 2023। तो इसकी जो डेट होगी रिटर्न फाइल करने की, इस 6 माह की, ये वाली होगी। अब इसका ईयर एंड देखें दोबारा, 31 दिसंबर को इसका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, 31 दिसंबर को अगर हो रहा है तो ये भी ए कैटेगरी में फॉल कर रही है। तो ए कैटेगरी में डेट क्या होगी? सितंबर। तो 30 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट ये वाली होगी। ये सबको समझ आई? ये उसने पूछा था कि जनाब इन कम बताएं कि इस कंपनी की तीनों सालों के लिए लास्ट लास्ट डेट क्या होगी। ये मैंने बताया है आपको। इट्स ओके। आमिर किधर गया है?
ओके। दूसरी बात उसने पूछी थी कि इसकी अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, सेक्शन 122 की, और इसकी अमेंडमेंट सेक्शन 122 कब तक हो। तो हमने कहा था कि जिस साल ये रिटर्न फाइल करेंगे उससे आगे 5 साल चले। अब इसने रिटर्न फाइल की है 31/12/2022 को। ये किस साल क्लोज हो रहा है, इसके बाद 30 जून कब आएगा, 30 जून 2023 में। इससे आगे आपने 5 साल जाना है, तो आ जाएगा आपका 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 27 और 28। तो इसकी लास्ट डेट बन जाएगी 30 जून 2028 तक इसकी अमेंडमेंट हो सकती है। इसका भी उसने पूछा हुआ है। इसके बाद 30 जून कब आएगा, वहां तक पहले जाए, पहले 30 जून तक जाना है, 30 जून 2025। इससे आगे आप 5 साल चले तो आ जाएगा 26, 27, 28, 29 और 30। तो इसकी अमेंडमेंट हो सकती है 30 जून 2030 तक। ये दोनों का जवाब था। तो पहले का जो जवाब था वो मैंने पहले आपको बता दिया। ये आपका जो पार्ट 1 था, फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, ये था फाइलिंग ऑफ लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग। ये आ गई इसकी लास्ट डेट फॉर फाइलिंग। ये आ गई इसकी लास्ट डेट फॉर फाइलिंग। ये आ गई उसकी अमेंडमेंट की डेट, ये पार्ट 2 आ गया। लास्ट डेट फॉर अमेंडमेंट, लास्ट डेट फॉर अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 122। ये इसकी आ गई लास्ट डेट अंडर सेक्शन 122। अगर आप कहें तो ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूं। ये क्वेश्चन कौन सा था, 59 था, 57। ये प्रिंट स्क्रीन में करके तो आपको ग्रुप में ये शेयर कर देता हूँ। सिराज, आवाज क्लियर है? यस सर, आज काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है। काफी अच्छी कहते हैं ना तो मेरे हॉल बलते हैं मुझे। नहीं सर, वैसे आदत है, लेकिन मतलब इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 57। और अटेम्प्ट कौन सी थी, मार्च 2022, 2022। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न एंड डेट, लास्ट डेट ऑफ अमेंडमेंट बाय द CIR ने। ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर मैसेज भी कर दिया। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास ये सेफ रहेगा। राइट। नहीं जी, आगे चलते हैं। आज जुम्मे का दिन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सूरह कहफ को समझे भी और उसको पढ़ा भी करें। मार्च 56 क्वेश्चन है जी, मार्च 2022 में उसने कहा जी ब्रीफली एक्सप्लेन द सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। वो GP रेशो, प्रोडक्शन रेशोज याद आया आपको? ये कौन कौन यूज कर सकता है? ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हमने पढ़ा था। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के दौरान भी इन रेशियोज को यूज किया जा सकता है अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। और दूसरा हमने ऑडिट के दौरान गालबन पढ़ा था।
कि अगर कमिश्नर ऑडिट करे तो फिर भी इस रेशो को यूज कर सकता है। Also explain the circumstances in which a commissioner shall determine taxable income on the basis of sectoral benchmark ratio। ये दोनों सिचुएशन भी मैंने आपको बता दी हैं कि ऑडिट और बेस्ट जजमेंट के दौरान वो सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो यूज कर सकता है। देखें, जो सवाल किया जाए उस तरह जवाब देना। आप खाली एग्जाम में सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो लिख के आ जाएंगे तो वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। उसने कहा जी पहले इसको एक्सप्लेन करें टर्म को और फिर सरकमस्टांसिस बताएं। मैंने कभी पेपर में ऐसा नहीं किया कि एक पैरा में जवाब लिख के आऊं। सबसे पहले मेरा बेशक 3 नंबर का है, तो मैं एग्जाम में पहले लिखूंगा सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो। एब्रीवेशन नहीं, वैसे लिखूंगा, पहले वो लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा सरकमस्टांसिस। इससे एग्जामिनर बहुत खुश होता है कि यार मैंने इससे दो बातें पूछी थी, जिन दोनों का मुझे अलग अलग जवाब दिया है। तो ये चीज भी आपने करनी है। आगे है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस स्टेट द कंडीशंस विच ऑन मस्ट कंप्लाई विद फॉर फाइलिंग वैलिड रिवाइज रिटर्न। देखें, रिवाइज रिटर्न दोबारा आ गया कि उसको कंडीशंस क्या फॉलो करनी है। वो चार कंडीशन पहले भी आई थी। अब देखें, अगर ये मार्च 2023 में आई हैं तो उससे पहले मार्च सितंबर 21 में आई हुई है। ओन हैज डिस्कवर्ड एन एरर इन हिज एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न which was submitted on the due date, जो कि ड्यू डेट पे सबमिट थी। Now he intends to file a revised return voluntarily। अगर वो voluntarily कर सकता है तो आप इसकी कंडीशन लिखेंगे। अब आप इसके अंदर एडिशनली एक बात ही सिर्फ लिखेंगे कि अगर ये voluntarily आप इसको रिवाइज कर देते हो खुद ही, तो आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऑडिट के दौरान इसको वॉलंटरली रिवाइज करते हो तो फिर आपको 25% पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। तो पहली, अगर जिसको वॉलंटरली रजा कराना तौर पर अपनी मर्जी से, उस पर पेनल्टी नहीं होती। फिर आपको वो चारों कंडीशन लिखनी है और प्लस उसका बेनिफिट नीचे एक लाइन में लिख देना है कि अगर आप फाइल करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, तो इंशाल्लाह आपको 4 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। सही है। ओके कर दिया करें ना बेटा, थोड़ा सा बोल के मुझे पता चले कि मैं अकेला ही नहीं बोली जा रहा बेवकूफों की तरह जो जी है। सर। ओके सर। थैंक यू। चलें, आप खुद भी अब पढ़ें जरा, साथ साथ में मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ। फिजिकल क्लास में ये तो फायदा होता है ना, साथ गपशप लग रही होती है। ओए ओए। जी, इसको पढ़ें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, स्टार गारमेंट्स लिमिटेड रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म डेफिनेट इंफॉर्मेशन। ऐसा सवाल जिसके अंदर डायरेक्ट पता चल जाए क्या पूछा जा रहा है, उसके लिए ऊपर वाली चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है, इसका ताल्लुक आपने पढ़ा होगा सेक्शन 122 में। अमेंडमेंट देखें, अमेंडमेंट कितना ज्यादा ये टेस्ट हो रहा है, आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। डेफिनेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास किस चीज की होती है? रिसीट की, पेमेंट्स की, एसेट्स की, फॉरेन एसेट्स की। वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, वो आगे प्रेजेंट करता है। डिस्कस वेदर कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू मेक फर्दर अमेंडमेंट इन द असेसमेंट ऑर्डर इशूड ऑन दिस। ये अब उसने फर्दर अमेंडमेंट की बात की है। क्या कमिश्नर जस्टिफाइड है? आमिर किधर गया है आज? आमिर को नहीं मैंने छोड़ना, कहता था सर मैं खुद ही कर लूंगा। सर मैंने बार बार एसएमएस किए, वो नहीं आ रहा है क्या? नहीं तो फिर वो चस्का भी तो लेना होता है ना पकड़ के। सर असल में मैंने ये ज्यादा फोकस किया कि किसी ने अगर रिवाइज नहीं किया ना, एक बार रिवाइज कर ले फिर ज्यादा मजा आएगा ना। रिवाइज? यानी आपने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया? चैप्टर को रिवाइज एक बार किया था सर, याद करना और बात है, अभी याद नहीं किया, आज करूंगा। नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको साथ साथ रिवाइज भी हो रहा है। अब यस आप सर। रिवाइज करेंगे ना तो आप इंजॉय करेंगे। अब यस रिवर्स की। सर। अब आप देखें, एक होता है कि बंदे ने कभी जंग नहीं देखी, वो पहली सही दफा सर। जंग में आता है तो वो मार खा के आता है। वो जी हाँ। दूसरे उसके मुताबिक तैयारी करके जाता है। जैसे वो यस याद, सर।
ये वाले पंखे ले आए थे बड़े बड़े। वो आंसू जो गैस पड़े तो अगली दफा वो बड़े बड़े उन्होंने दिखाया उसके ऊपर टीवी में कि जनाब वो इतने बड़े पंखे ले आए हैं। यस सर। पता था ना। इस तरह होता है कि जब बच्चा पेपर देख के दोबारा तैयारी करता है ना फिर, तो उसका स्टाइल बदल जाता है ना। यस सर। लाहौर में हो डीजी खां पहुंच गए हो? इधर लाहौर हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। चले तो फिर क्लास में नहीं आए। अच्छा जी। स्टार गारमेंट्स। अब ये डेट हमें बड़ी क्रूशल है कि इसकी हमें उसी तरह ही यहाँ पर जाना पड़ेगा। स्टार गारमेंट्स लिमिटेड हैड फाइल्ड इट्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2015 ऑन 30 सितंबर 2015। ठीक है। अच्छा, फर्दर अमेंडमेंट के लिए आपको पहली अमेंडमेंट का पता होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, फर्दर अमेंडमेंट के लिए आपको, ये क्या हो रहा है इसको, फर्दर अमेंडमेंट के लिए आपको जो फर्स्ट अमेंडमेंट होती है ना उसका भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट की डेट क्या है। और दूसरा आपको नॉर्मल डेट का पता होना चाहिए। ये दो डेटें फर्दर अमेंडमेंट के लिए जरूरी होती हैं। हम देखते हैं, क्योंकि फर्दर अमेंडमेंट आप जिस साल आपने रिटर्न फाइल की है उसके 5 साल, या जब फर्दर अमेंडमेंट हुई है उससे 1 साल, विच एवर इज लेटर। ऑन 25 जनवरी 2021 द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन issued a notice under section this to for the audit of books of account for the tax year 2015. The accountant informed the chief executive officer that the tax audit for the tax year had already been conducted in 2019 and an amendment assessment order under section this was issued by the commissioner on this date. अब देखिएगा, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है इसकी 2019 में हुई है, तो ये डेट आ गई। इससे अगर आप 1 साल आगे चले तो ये बनता है 30 जून 2020। तो एक डेट हमारे पास ये वाली आ गई। दूसरी डेट हमें चाहिए होती है, दूसरी डेट चाहिए होती है उसकी नॉर्मल डेट। दोबारा सुन लीजिएगा, जिस डेट को फर्स्ट अमेंडमेंट हुई उससे आपने 1 साल आगे जाना है। और इसकी जो ओरिजिनल अमेंडमेंट डेट है वो विच एवर इज लेटर। अब चलते हैं ओरिजिनल जो है वो अमेंडमेंट के ऊपर। इसने 2015 की रिटर्न 30 सितंबर 2015 को फाइल कर दी। इससे आप चलेंगे आगे, इसको क्लोज करेंगे, साल को 30 जून 2016 पर क्लोज करेंगे। पहले तो जिस साल रिटर्न फाइल किया उसको क्लोज करें। उससे आगे 5 साल चलें, वो बनता है 17, 18, 19, 20, 21। 1, 2, 3, 4, 5। तो लास्ट डेट बनती थी फर्दर अमेंडमेंट की 30 जून 2021। तो ये वाली डेट या ये वाली डेट, विच एवरेज लेटर, तो इसकी लास्ट डेट कमिश्नर के पास ये थी कि फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है। उसने नोटिस भेजा 24/2/2020 को। तो ये नोटिस वैलिड है, ये नोटिस वैलिड है। बड़ा जबरदस्त केस स्टडी हमारे पास आ गया फर्दर अमेंडमेंट का। ठीक है, अमेंडमेंट के लिए तो यही डेट थी, लेकिन फर्दर अमेंडमेंट के लिए क्या देखा जाता है कि जब पहली अमेंडमेंट हुई उसके 1 साल बाद, ठीक है, तो वो डेट ये बनती थी। तो विच एवर इज लेटर, तो लेटर डेट कौन सी थी, ये वाली, ये बनेगी इसकी। ओके। अगर समझ आ गई है तो बता दें, फिर आगे चलें। जी। लो जी, आगे तो बड़े जम्बू क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा जी, 1 घंटा हो गया। अब 5 मिनट की ब्रेक करें, बॉडी को स्ट्रेच करें। ठीक है, ताकि फिर हम दूसरे के लिए तैयार हों। यहाँ एक ब्रेक करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिटर्न असेसमेंट और अपील्स के
बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मार्च 2021 का। और इसमें briefly explain the provisions of income tax ordinance rules made there under relating to the requirement of books of accounts to be maintained by a manufacturer having turnover exceeding rupees 2. ये सेम वही क्वेश्चन है कि जिसके अंदर कैश बुक आपने मेंटेन करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने कैश बुक, बैंक बुक मेंटेन करनी है, सेल लेजर आपने मेंटेन करना है, परचेज डे लेजर, जनरल लेजर। और जिन लोगों को आपने सेल की है अगर वो 10,000 से ज़्यादा है तो उनका नाम, वैसे प्रैक्टिकली करता कोई नहीं है लेकिन लिखा हुआ है कि जी 10,000 से ज़्यादा के नाम और एड्रेस भी आप उनके लिखेंगे। ठीक है ना। सीरियली नंबर यहाँ पर है, डेटेड कैश मेमोज इनवॉइस रिसीट। ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं। ये पेपर में पहले भी ये क्वेश्चन टेस्ट हो चुका होगा। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन हमारे पास सितंबर 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। इसकी फर्स्ट रिक्वायर स्टेट द टाइम पीरियड विद इन विच एन अपील मे बी फाइल्ड बाय रुबीना टू द कमिश्नर अपील। इसका मेरा ख्याल है 30 दिन का, अगर आपको याद हो तो विद इन 30 डेज के अंदर वो अपील फाइल कर सकती है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स दैट कमिश्नर अपील में मेक फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील। ये आपको याद होगा कि एक था कि ऑर्डर क्या क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो कंफर्म किया जा सकता है कि जी ठीक है। दूसरा, इनहेंस बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, रिड्यूस किया जा सकता है। और चौथा, अनल किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर किए जा सकते हैं किसी अपील को डिस्पोज ऑफ करते हुए। यानी जब किसी के पास अपील जाएगी तो क्या फैसला करेगा? या कंफर्म कर देगा भी जो हुआ तुम्हारे साथ ठीक हुआ है, या बढ़ा देगा कि नहीं भी वो कम था ज्यादा, या कम कर देगा, या उस अपील को रद्द कर देगा। Explain what action the Commissioner appeal may take for ensuring that no undue hardship will be caused to Rubina because of the payment of this demand. कमिश्नर अपील कैसे कंफर्म करेगा कि इसके साथ कोई हार्डशिप जो है वो नहीं की गई? सबसे पहले तो उसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बुलाना चाहिए, फिर इसके केस को सुनना चाहिए, और इसको कहना चाहिए कि कोई और ग्राउंड ऑफ अपील है तो वो भी प्रेजेंट कर दो अगर तुम करना चाहती हो। उसके एविडेंस को देखना चाहिए और उसकी बेस के ऊपर उसको फैसला करना चाहिए। तब उसको पता चलेगा कि इसको कोई हार्डशिप फेस है। यानी देखना, एक बंदा आके शिकायत लगाता है कि जी कमिश्नर मेरे साथ ये कर रहा है। अपील का मतलब क्या होता है? शिकायत लगाई जा रही है ना, कि भी आप मेरी शिकायत को सुने। तो शिकायत के बदले में कमिश्नर जो इन अपील है वो किसको देखेगा? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को। ये तंग तो नहीं कर रहा। उसका तरीकेकार क्या है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बुलाए, इसको भी बुलाए, दोनों की बात सुने कि भी इसने ये कहा, तुम ये कह रहे हो। कोई एविडेंस ऐसा है जो मिस रुबीना पेश कर रही है और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसको देखे। इससे कोई नई ग्राउंड ऑफ अपील ले लें कि हाँ भाई अगर आप कोई और बात करना चाहती हैं तो वो बता दें। वो चीज़ उसको देखी जा सकती है। तो इस तरह मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स को देखा जा सकता है। उसकी प्रोसीडिंग, बेसिकली यहाँ पर प्रोसीडिंग का पूछ रहा है कि कमिश्नर अपील की प्रोसीडिंग्स क्या होगी। डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू रुबीना फॉर डिफेंडिंग हर केस इफ द कमिश्नर issues an order confirming the amendment assessment order issued by the CIR। अभी तक देखें मैंने ऊपर पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मुझे यहीं से सारे के सारे जवाब मिल रहे हैं। जो कमिश्नर ने उसकी अमेंडमेंट की है, अगर कमिश्नर उसको कंफर्म कर दे तो क्या करें? इसके बाद उसके पास अपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसके पास हाई कोर्ट देखना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं, फिर आप बताएंगे
कि हाई कोर्ट में जा सकती है। इसके लिए मुझे इसके केस को पढ़ना पड़ेगा। On 2nd of July, Rubina received a show cause notice under Section 122 from the Commissioner Inland Revenue for amendment of assessment order for 2018। और नोटिस तो ठीक है क्योंकि 2018 का है, 2019 में दे दिया गया, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट टैक्स मैटर शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने उसको जवाब ही नहीं दिया। ऑन 1st August she received a demand notice under which she was required to pay इतनी अमाउंट से कहा जमा करवाओ within 30 days on account of undeclared income and an amendment assessment order for tax year 18 अंडर सेक्शन 122। अब देखें अनडिक्लेयर्ड इनकम है, इसका बाद इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब ये हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ अनडिक्लेयर्ड इनकम ऐसे केस को हाई कोर्ट नहीं सुनता। ये कमिश्नर अब इंडियन रेवेन्यू ने इसको नोटिस भेजा, ये चली गई कमिश्नर अपील के पास। अब ये मैक्सिमम अपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकती है, नहीं तो इसके बाद एडीआरसी में जा सकती है। और उसके लिए भी कंडीशन है कि 50 मिलियन से ज्यादा अगर इसकी टैक्स लायबिलिटी हो, लेकिन वो भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी नहीं जा सकती। इसके पास एक ही ऑप्शन बची है अपेलेट ट्रिब्यूनल की। उसकी कोई लिमिट देखिएगा, मेरा ख्याल उसकी भी एक लिमिट है, मेरा ख्याल है कि उसकी 20 मिलियन की लिमिट है, अगर वो डायरेक्ट वहां जाना चाहे तो। देखते हैं इसका जवाब। Rubina is dissatisfied with the order issued by the commissioner and wants to file an appeal to the commissioner appeal because payment of this amount will cause hardship to her। वो समझती है कि जी मुझे इसकी वजह से सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, ये गलत कह रहा है, मेरी ऐसी इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये केस था। तो उसके लिए क्या है कि जब ये कमिश्नर अपील के पास गई है तो वो जो हमसे इसके मुतल्लिक चीजें पूछी गई थी, एक सवाल तो ये पूछा गया था कि वो कब तक ये अपील फाइल कर सकती है, उसको ऑर्डर कब मिला है, ये वाला उसको जो ऑर्डर मिला है 1 अगस्त का, ठीक है, उससे सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो वो इसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकती है। कमिश्नर अपील के पास जाए और कहे कि जनाब ये बंदा गलत कह रहा है, मैं इसे मुतमिन नहीं हूँ। दूसरी जो चीज थी उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, ये जेनेरिक टाइप का था, उसका हमने जवाब दे दिया। कमिश्नर मैंने आपको बता दिया कि वो क्या करेगा। जरा प्रोफेशनली इसका आंसर देखते हैं क्या बनता है। ये बहुत लंबा है, इतना लंबा तो नहीं हम लिख सकते पेपर में। ये देखें जी, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, दैट इज, ये बता दिया। अगर आपको ये डेट नहीं भी समझ में आ रही, लेकिन यहाँ पर डे लिखना लाजमी है। आप यहाँ नहीं लिख सकते अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस द अपील मस्ट बी फाइल्ड, वो गलत, क्योंकि यहाँ उसने स्पेसिफिकली डेज पूछे हैं। इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द कमिश्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एडिशंस में बाय वी टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट में कंफर्म कर सकता है, रिड्यूस करता है, एनहांस कर सकता है, अनल कर सकता है, ये बात भी हमने बता दी है। कमिश्नर अपील के पास एक स्टे का डिमांड है, मेरा नहीं ख्याल इसे लिखना चाहिए। हाँ, लिखा भी जा सकता है इसको कि कमिश्नर जो अपील है वो उसको हार्डशिप फेस कर रही है तो उसको स्टे दे सकता है, लेकिन उससे कुछ चीजें भी मंगवा सकता है। अब देखें ना, ये बात मैं इस सवाल से एग्री नहीं, जवाब से एग्री नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है कि उसकी वो इनकम जो है वो अनडिक्लेयर्ड इनकम है, तो यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये अपेलेट ट्रिब्यूनल में ही जा सकती है। ठीक है ना, इसको अपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए भी वो एक लिमिट लॉ ने लगाई हुई है। बहरहाल मैं इससे फुली एग्री नहीं हूँ, लेकिन ये लिख दिया है कि इफ के साथ जवाब दिया गया है। तो इन केस ये देखें ना, इफ के साथ, इफ एंड बट्स के साथ जवाब दिया गया है कि अगर इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद कहीं हो तो ठीक है। हो भी सकता है कि वो इनकम को कह रहा है, लेकिन एज पर लॉ वो इनकम बनती नहीं है, तो ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकती है। ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकती क्योंकि वो डिमांड टैक्स उसका जो है वो 20 मिलियन से, वो देख लीजिएगा उसकी लिमिट है, उससे कम है ये।
ये देखिएगा जी, सितंबर 2019 में स्पेशल ऑडिट पैनल का पूछा गया है। ये आपको याद है, ऑडिट के दौरान हमने बात की थी कि स्पेशल ऑडिट पैनल भी बनाया जा सकता है, उसकी सिर्फ प्रोविजन लिखनी है। स्पेशल ऑडिट पैनल कौन बनाएगा, उसका स्कोप कौन डिफाइन करेगा, वो रिपोर्ट किसको करेगा, और वो रिपोर्ट कितनी देर तक देगा, और उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, तो 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आगे है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए बार बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ रही हैं, तो इसको जरा आप ध्यान से करके जाइएगा। स्टेट द प्रोसीजर दैट ही शुड फॉलो फॉर फाइलिंग ऑफ अपील टू द कमिश्नर। ये भी कमिश्नर अपील के आगे उसके सामने जाते हुए किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर हैं। नंबर 1, आप विद इन टाइम फ्रेम करेंगे, विद इन 30 डेज आप करेंगे। उसका जो टैक्स है वो जमा करवाएंगे, आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, आप इसके साथ जो है वो ग्राउंड ऑफ अपील देंगे। ठीक है कि जी मेरी ये इश्यूज हैं, और उसकी फीस जमा करवाएंगे। तो ये प्रोसीजर है उसमें जाने का। आइडेंटिफाई 4 सिचुएशन अंडर विच एन अपील मे बी फाइल्ड विद द कमिश्नर अपील। वो क्या सिचुएशन है कि आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं, बताइएगा जी क्या सिचुएशन है। नंबर 1 तो आपकी अमेंडमेंट हुई है ना, अमेंडमेंट कर दी गई, फिर आप जा सकते हैं। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी गई है, फिर भी आप उसमें जा सकते हैं। ये 2 सिचुएशन तो ये हो गई। ठीक है, आप स्टे लेना चाहते हैं, ये भी हो गया उसके अंदर। क्वेश्चन था जी हमारा 48। और क्या ऑप्शन एग्जामिनर ने लिखी है। ये देखिएगा, सबसे पहले जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, अमेंडमेंट के खिलाफ आप जा सकते हैं, रिकवरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड डिफॉल्ट उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, पेनल्टी के खिलाफ आप जा सकते हैं। ये 4 सिचुएशन है, दो तो आपको कम से कम याद होंगी। ये बाकी दो और भी हैं कि किसी शख्स के खिलाफ रिकवरी स्टार्ट होगी तो उसके अगेंस्ट भी एक जाया जा सकता है। ये तो आंसर है जी हमारे पास, ये क्वेश्चन है। स्पेसिफाई द, जब तक आप कहेंगे कि सर ठीक है उस तक मैं इसको ओके कर दूंगा। स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसिस अंडर विच द कमिश्नर हैज पावर टू इशू नोटिस डिमांडिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम सर्टेन पर्सन फॉर पीरियड लेस देन 12 मंथ। ये देखिएगा, ये सवाल था स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसिस। वो हालात बताएं कि जब 12 माह से कम का आपको नोटिस देके रिटर्न आपसे मांगी जा सकती। सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का लिख दें। दूसरा, पर्सन जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, लीविंग पाकिस्तान। और क्या कर सकते हैं आप, लिक्विडेशन में चला गया वो, और एनी अदर रीजन। कोई और रीजन है कमिश्नर के पास, उसमें वो उसे कह सकता है कि तुम 12 माह से कम की रिटर्न फाइल कर दो। सितंबर 2018 का क्वेश्चन है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल स्पेशल एंड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर्स। सेक्शन 74 चैप्टर नंबर 1 से उसने पूछा है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग चेंज इन द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। ये भी वही है कि आप उसको अप्लाई करेंगे, उसमें एप्लीकेशन देंगे, ज़रूरतें लिखेंगे, वजह बताएंगे, और वो आपको टैक्स ईयर चेंज कर देगा, और जो एडजस्टमेंट्स उसने कही है वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। स्टेट द टैक्स ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडिंग 30 सितंबर एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ये उसने बात पूछी है, जो सोचने वाली है। Kaleem is listed company and is counting year ending on 30 June. KL is now considering to change its accounting year from 30 June to 30th सितंबर। ये उस पूछ रहा है कि जनाब उसका बताएं कि उसकी
स्टेट द टैक्स ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनकम ईयर एंडिंग 30 सितंबर दिस एंड द ड्यू डेट, दो चीजें उसने पूछी है। पहले वो चल रहा था 30 जून को, ठीक है ना। नॉर्मल में था 1 जुलाई, जो भी साल है X1 ले लें, तो ये जा रहा था 30 जून। ये डेट कौन सी बता रहा है, एंडिंग 30 सितंबर, तो ये X8 का बता रहा है ना। 30 सितंबर ये होगा 30 सितंबर 2000 X8, तो ये शुरू हुआ होगा 1 अक्टूबर 2000 X7 से। इससे पिछला इसका जो टैक्स ईयर होगा वो बना होगा 1 जुलाई X6 से लेके 30 जून X7 तक। तो ये इसमें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आएगा। तो उसने पूछा है जी इनकी ड्यू डेट्स आप बताएं रिटर्न फाइल करने की क्या होंगी। हमारा वही फार्मूला है कि अगर जे जे होगा, ठीक है, यानी पहले जो मैंने आपको तरीकेकार बताया हुआ है कि आप नॉर्मल ये या उसके बना लें, दो हिस्से कर लें आप साल के। पहला साल जो है उसको बी कह लें या ए कह लें, जैसे भी आप करना चाहते हैं ये कह लें। जिन कंपनियों का यहाँ पर ईयर एंड होगा उनकी डेट दिसंबर होगी, और जिन कंपनियों का यानी ये हो रहा है 1 जनवरी से लेके जून तक और जुलाई से लेके दिसंबर तक, ये बी पार्ट है, इनकी डेट सितंबर होगी। ठीक है, तो पहले 30 जून है ना, तो इसकी डेट बनेगी 31 दिसंबर। ठीक है, ये किसमें पार्ट ए में फॉल कर रही है कंपनी। 31 दिसंबर 2000 X7 इसकी डेट बनेगी फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। उसके बाद जो है ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है ये किस में फॉल कर रहा है, ये बी में फॉल कर रहा है। उसकी डेट क्या होगी, सितंबर। तो 30 सितंबर X9 इसकी डेट बनेगी। और भाई आप सारे चले गए हो या मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ, बिल्कुल ही क्लास में खामोशी है। सर बैठे हैं। अच्छा बैठे हुए हैं। समझ आ रही है। यस सर। ये देखें ये क्वेश्चन रिपीट, अब क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए ना, उसी तरह की चीजें बार बार जा रही। यस सर। ये देखिएगा जी, मुझे बता दिएगा कि सर ठीक है सैचुरेट हो गए, अब हम कर लेंगे, हमें इस मैकेनिज्म की समझ आ गई है। आइडेंटिफाई ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अंडर द प्रोविजन ये बार बार आ रही है। एन इंडिविजुअल हुज इंटायर इनकम फॉल्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, तो भाई नॉर्मल होगी, एक इंडिविजुअल है तो उसकी डेट क्या होगी 30 सितंबर, जो भी होगा बस। फाइनल हो या नॉर्मल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन इंडिविजुअल हुज ड्राइव्स इनकम फ्रॉम बिजनेस विच फॉल्स अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, उसके लिए भी 30 सितंबर ही है। पर अब नहीं ये क्वेश्चन आएगा, ये पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उसका रूल डिफरेंट होते थे। An individual filing return in response to a notice received from the commissioner who believe that he is likely to discontinue his business, उसकी ड्यू डेट होगी जो कमिश्नर कहेगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको बताएगा ड्यू डेट। अगर नोटिस आ जाए तो फिर उसमें ड्यू डेट कमिश्नर बताता है कि क्या होगी, लॉ में नहीं मेंशन। नॉर्मली डिसकंटिन्यूड बिजनेस का उन्होंने कहा हुआ है कि विद इन 15 डेज आप रिटर्न फाइल करेंगे, ये लिख दीजिएगा बेशक। An individual filing return response to a notice received from the commissioner for not filing return of income, ये भी कमिश्नर ही बताएगा। इसका बेशक 15 लिख दें, विद इन 15 डेज का कमिश्नर का लिख दें। कंपनी, कंपनी की आपको दो डेट्स बतानी पड़ेगी। नॉर्मल डेट क्या है 30 सितंबर, लेकिन वो कंपनी जिनका ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान में होगा उनकी डेट दिसंबर होगी। इंशाल्लाह इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। कहते जी लिस्ट द रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट बाय द टैक्स पेयर इन रिस्पॉन्स। सैलरी के लिए क्या रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, सैलरी रिसीट होनी चाहिए, विथ होल्डिंग टैक्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये दो चीजें। प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए,
उसका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितनी आपने पेमेंट्स की हैं, एक्साइज की, टैक्सेशन की, उन तमाम का रिकॉर्ड्स होना चाहिए। कैपिटल गेन के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, जब आपने शेयर्स खरीदे उस वक्त का आपके पास प्रूफ मौजूद हो, ब्रोकर का लेजर आपके पास मौजूद हो, वो लेजर देते हैं। ठीक है, सेल की इनवाइस होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपसे मांगेंगे। ये दोबारा अमेंडमेंट का आ गया जी। मेरा ख्याल है कि अब वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये कंसील्ड एसेट का उसने पूछा है, क्या होते हैं। अगर आप समझते हैं कि ठीक है सर, 2000, अब चीज़ें सारी बार बार रिपीट हो रही हैं, अगर आप समझते हैं कि सर ठीक है, जी सर ठीक तो है, इनफ है। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जी सर कर लेंगे हम खुद। जी। इनफ है सर, बस ठीक है। अब आगे कर वो लेंगे सर। ठीक है। चलें, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया रिटर्न असेसमेंट और अपील का। आपको उसकी पता चल गई इंटेंसिटी की कि किस किस तरह से वो क्वेश्चंस को पूछ रहा है और किस तरह से हमने उसको लेकर चलना भी है।